आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही संवेदनशील विषय पर आपसे बात करने आई हूं और वो है नीट एग्जाम का कॉम्प्रोमाइज। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जो इस देश के युवा को राष्ट्र का निर्माता मानते हैं। यूथ लेड डेवलपमेंट का मूल मंत्र उन्होंने विकसित भारत की नींव को सुदृढ़ करने के लिए रखा है। इसका अर्थ है युवाओं के नेतृत्व में राष्ट्र का सशक्तिकरण। देखिए, ये जो लीक हुई है पेपर की, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि स्वयं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार स्टूडेंट्स के हितों को सर्वोपरि मानती है। हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता है कि बच्चों के भविष्य की रक्षा हो। 3 मई को यह परीक्षा स्केड्यूल्ड थी, ये परीक्षा हुई और 11 मई को यह बात उभर कर आई कि ये परीक्षा किसी न किसी फॉर्म में 11 और 12 की जो इंटरवीनिंग नाइट थी उसमें यह पता चला कि परीक्षा किसी फॉर्म में शायद कॉम्प्रोमाइज हो गई है। ऐसे में किसी भी जिम्मेदार सरकार से 3 तरह की अपेक्षा है। पहला, कि वो बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए, बच्चों की रक्षा करे। दूसरा, आरोपियों को जस्टिस तक लाने की पूरी कोशिश करें ताकि किसी भी प्रकार की कोताही वहां ना हो। और तीसरी बात, ऐसी गलती दोबारा ना हो उसको सुनिश्चित करे। मुझे बहुत खुशी होती है आपको ये कहते हुए कि मोदी सरकार ने ये तीनों कदम उठाए और तुरंत उठाए। 11-12 मई को जब पता चला कि शायद परीक्षा कॉम्प्रोमाइज हो गई है, उसी दिन यानी 12 मई को ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एफआईआर लॉन्च करी और तुरंत ही बिना किसी विलंब के पारदर्शिता के साथ इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने एक एसआईटी का गठन करा और 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 13 आरोपियों को अरेस्ट करा। वो आज भी हिरासत में हैं। दे आर स्टिल बिहाइंड बार्स। इसी के साथ साथ मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूं कि मोदी सरकार ने बहुत ही जिम्मेदाराना रवैया निभाते हुए कोर्ट से यह भी प्रार्थना करी है कि इसका ट्रायल डे टू डे बेसिस पे सुनवाई हो उसकी, और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा भी हो और जल्द से जल्द सजा हो ताकि स्टूडेंट्स को न्याय मिल पाए। दूसरी बात, बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए तुरंत नीट का री एग्जामिनेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी था। आप सब जानते हैं कि नीट जैसा एग्जाम जिसमें 20 से 22 लाख कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं, उसकी तैयारी में 6 महीने लगते हैं। लेकिन आपको मैं आश्वस्त करना चाहती हूं, मात्र 37 डेज में नीट का री एग्जामिनेशन किया गया और रिजल्ट भी मात्र 25 दिन में आप सभी के सामने ला खड़ा कर दिया गया। जो री एग्जामिनेशन हुई उसमें टेक्नोलॉजी को लेवरेज करा गया ताकि कहीं पर भी अगर किसी भी प्रकार का लूप होल हो उसको कर्ब किया जाए, उसको प्लग इन किया जाए। 20 लाख कैंडिडेट्स ने नीट का री एग्जामिनेशन 21 जून को लिया। इसमें 11.21 लाख यानी 11 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स क्वालिफाई करे। और आपको बताते हुए इस बात की मुझे संतोष भी है और खुशी भी है, 58% कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई करे वो महिलाएं थीं। इस देश की बेटियों ने अपना परचम लहराया। एक आरोप कहा जा रहा है कि इस देश में एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर गया है। ये बिल्कुल असत्य है, झूठ है। मैं आपको 2 बातें कहकर इसको प्रूव करना चाहूंगी। सबसे पहली बात, इस प्रकार की लीकेज अगली बार ना हो, इस प्रकार का कॉम्प्रोमाइज अगली बार ना हो, इसलिए पूरे अथक प्रयास कर रही है सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए कि नीट का एग्जाम अगली बार कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग की तरफ बढ़े।
दूसरी तरफ सारा का सारा टेक्नोलॉजी, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो सर्वेलेंस कैमरास हो, इन सबको लेवरेज कर कर ऐसी गलती दोबारा ना हो, इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। जितने भी अधिकारी या कोई भी व्यक्ति इसमें अगर दोषी पाया जा रहा है, सरकार उस पर तुरंत कार्रवाई भी कर रही है। आप ये भी जानते हैं कि पिछले 3 महीने में केंद्र सरकार यानी एनटीए ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 परीक्षाएं करवाई हैं नेशनल लेवल की। जेईई इंजीनियर्स के लिए करी गई, जहां पर अप्रोक्सीमेटली 15 लाख स्टूडेंट्स अपेयर हुए। इसी तरह सीयूईटी की परीक्षा करी गई, जहां पर पुनः 15 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली अपेयर हुए। और नीट का भी री एग्जामिनेशन हुआ, जहां मैंने आपको बताया कि 20 लाख स्टूडेंट्स अपेयर हुए। आप देख रहे हैं कि ये तीनों परीक्षाएं बहुत ही सुचारू रूप से केंद्र सरकार ने करवाई, एनटीए ने करवाई। और इसीलिए ये कहना कि भारत में एजुकेशन सिस्टम एंड खासकर कि भारत में एग्जामिनेशन सिस्टम कोलैप्स कर गया है, ध्वस्त हो गया है, ये सरासर झूठ है, ये असत्य है। ये एक भ्रम है जो फैलाने की कोशिश करी जा रही है। कहीं ना कहीं आप ये भी देखेंगे कि ये जो मूवमेंट शुरू करी गई, जो सीजेपी और बाकी दलों ने शुरू करी, कहा गया कि ये एक स्टूडेंट मूवमेंट है। आप देखेंगे सरकार का रवैया इस मूवमेंट के प्रति संवेदनशील रहा है। मित्रों, 6 जून को दिब्के जी आते हैं अमेरिका से, 20 जून को वो प्रदर्शन में बैठते हैं। 6 जून को जब वो आए तो दिल्ली पुलिस ने उनको परमिशन एयरपोर्ट पर ही दे दी। याद रखिएगा, दिल्ली पुलिस ने वेट नहीं करा कि सीजेपी के वकील पहुंचे और पुलिस से परमिशन मांगे। खुद लोकतंत्र का सम्मान करते हुए दिल्ली पुलिस ने उसी दिन परमिशन दे दी। वो परमिशन शाम के 5 बजे तक थी। वो परमिशन 5 बजे एक्सपायर हो गई, लेकिन ये आंदोलनकारी वहीं पर बैठे रहे। उन्होंने जंतर मंतर पर सिट इन करा 21 दिन तक। दिल्ली पुलिस ने किसी भी प्रकार की कार्रवाई उनको उठाने के लिए नहीं करी। सरकार ने उनको किसी भी प्रकार की कोताही अपने लेवल पर नहीं होने दी। और जब तक ये प्रोटेस्ट पीसफुल था, सरकार ने इस प्रोटेस्ट को होने दिया। लोकतंत्र में विरोध करना आपका अधिकार है। बिना परमिशन के विरोध करा, पर तो भी सरकार ने किसी भी प्रकार का अवरोध इस आंदोलन या इस प्रोटेस्ट में नहीं डाला। अब बात करते हैं जो बात हुई 20 जुलाई को। 20 जुलाई को कहा संसद चलो, संसद का घेराव करने का प्रयास करा गया। हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र में इंस्टीट्यूशंस की एक वैल्यू होती है। इंस्टीट्यूशंस का घेराव अराजकता का पर्याय है। जंतर मंतर एक डेजिग्नेटेड स्पॉट है प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन बिना किसी परमिशन के जब संसद का घेराव करा गया, तब भी दिल्ली पुलिस ने भी रिस्ट्रेंट दिखाया। और सरकार तो संवेदना से और संवाद के लिए, दोनों से इनके लिए तैयार थी। संसद का सत्र शुरू हुआ सुबह के 10:30 बजे। वहां से मांग आई कि वो सरकार के साथ बातचीत करना चाहते हैं। ध्यान रहे, 6 जून से लेकर और 20 जुलाई तक संवाद के लिए किसी भी प्रकार का आग्रह या मैसेज नहीं आया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये मैसेज भेजा, सरकार ने तुरंत उन्हें न्योता दिया आकर आदरणीय नड्डा जी के साथ बैठकर बात करने का। 11:15 बजे इन्हें न्योता दिया गया कि आप आइए और बात करिए। वे आए और इनको कहा कि हम वार्तालाप यानी संवाद से ही इसका समाधान ढूंढते हैं, आप कृपया प्रदर्शन से उठ जाइए, प्रदर्शन मत करिए। इन्होंने आश्वासन दिया कि प्रदर्शन नहीं करेंगे। हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब ये नड्डा जी के पास पहुंचे और सरकार ने बोला कि आपकी क्या डिमांड्स हैं, आप लिखित में ज्ञापन दीजिए, तो ये लिखित में किसी भी प्रकार का ज्ञापन लेकर नहीं आए थे। और तब
नड्डा जी ने इनसे आग्रह करा कि जो भी आपकी डिमांड्स हैं वो लिखित में दे दीजिए। मित्रों, एक भ्रम फैलाने की कोशिश करी जा रही है कि इनको वेट कराया गया। मैं आपको ये स्पष्टता से कहना चाहूंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। 2.5 घंटे प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधि मंडल ने लगा दिए लिखित डिमांड्स बनाने के लिए। सरकार तो प्रतीक्षा कर रही थी। सरकार संवेदनशीलता से, मैं दोबारा कह रही हूं, संवेदनशीलता से इस प्रोटेस्ट से डील करने के लिए तैयार है और संवाद से ही समाधान निकलेगा। ये बात मोदी सरकार का नारा नहीं, ये मोदी सरकार की नीति है। उसके बाद जब ये लिखित में डिमांड्स लेकर आए, इनसे पुनः आग्रह करा गया कि आप कृपया प्रदर्शन मत करिए। इन्होंने आश्वासन दिया कि ये नहीं करेंगे, पर ये मुकर गए। हैरान कर देने वाली बात है कि इन्होंने जब प्रदर्शन शुरू हुआ तो 1 नहीं 2 नहीं अनगिनत तरह के फॉल्स नैरेटिव शुरू कर दिए। इन्होंने अलग अलग प्रकार की फेक न्यूज फैलाने की कोशिश करी। मैं चंद उदाहरण आपके समक्ष रखना चाहती हूं। सोशल मीडिया पे यह भ्रम फैलाया गया कि वांगचुक जी की जो धर्मपत्नी है माननीय गीतांजलि जी, कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनके बालों को पकड़कर उनको घसीटा गया। फैक्ट चेक करा गया, ये बात असत्य है, झूठ है। गीतांजलि जी के साथ ऐसा कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ। दूसरी बात, एक और भ्रम फैलाने की कोशिश करी गई कि दिपके जी अरेस्ट कर लिए गए हैं। उसके बाद फैक्ट चेक करा गया, ये बात भी सरासर झूठ निकली। दिबके जी कभी अरेस्ट नहीं करे गए, बल्कि वो तो स्वयं जाके ट्रक में बैठ गए थे और खुद इन्हीं के प्रतिनिधि मंडल को सोशल मीडिया से अपना वो पोस्ट रिट्रैक्ट करना पड़ा। तीसरी बात, ये कहा गया कि एक 12 वर्ष की बच्ची को चोट लगी है, कि उसको हेड इंजरी हुई है। ये भी सरासर असत्य निकला, झूठ निकला। एक तरीके से एक फॉल्स नैरेटिव सोशल मीडिया पे एक सोची समझी शायद साजिश के तहत चलाने का एक प्रयास करा जा रहा था कि वो आंदोलनकारियों को भड़काएं। यही नहीं, ये भी कह दिया गया कि स्टेज हटा दिया गया है। फैक्ट चेक करा गया, स्टेज बिल्कुल भी नहीं हटाया गया है। हम सब ने मीडिया की वो रिपोर्ट्स देखी हैं। 118 पुलिस कर्मियों को चोट लगी है। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूं कि पुलिस कर्मियों को जिनको चोट लगी है वो भी आंदोलनकारियों की तरह ही इस देश के बेटे और बेटियां हैं, इसी मां भारती की संतान हैं। हमें उनके प्रति भी वही संवेदना रखनी है जो कि आंदोलनकारियों के प्रति रखनी है। और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने अब एक जांच बिठाई है। किसी भी प्रकार की यदि कोई इंसिडेंट हुआ है उस पर दिल्ली पुलिस और सरकार उसको संज्ञान ले रही है और जांच कर रही है। यही नहीं, उन्होंने तो लोगों को यह भी कहा है कि अगर आपके पास कोई वीडियो है या किसी प्रकार की एविडेंस है, कृपया दिल्ली पुलिस को आप दीजिए। पर हैरान कर देने वाली बात यह है मित्रों कि एक तरफ तो ये कहा गया कि ये स्टूडेंट्स की मूवमेंट है, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह इस मूवमेंट पे राजनीतिकरण हो रहा है। राजनीतिक रोटियां सेकने का एक काम कर रही हैं विपक्षी दल, और विपक्षी दल भी संगठित नहीं है। आपने कल देखा कि किस तरह माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी जाकर जंतर मंतर में नहीं बल्कि प्रधानमंत्री जी के आवास का घेराव कर बैठ गए। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का जो आवास है वो बहुत ही हाई सिक्योरिटी पॉइंट है। राहुल जी को तो स्वयं ये बात पता होनी चाहिए। अरे भाई, प्रधानमंत्री आवास में तो उनका खुद का बचपन बीता है, इन बातों से वो तो अनभिज्ञ नहीं है। उन्होंने ये कहा कि यदि सरकार सदन में चर्चा करने के लिए तैयार है तो हम उठ जाएंगे। आपने देखा कि तुरंत, क्योंकि संवाद से समाधान मोदी सरकार की नीति है, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जी वहां पर पहुंचे और उन्होंने राहुल जी से संवाद करने का प्रयास करा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष
अपनी बात से मुकर गए। आज 193 का नोटिस दिया गया है पार्लियामेंट में। मैंने भी नोटिस दिया है कि नीट एग्जामिनेशन पे एक खुले तरीके से एक चर्चा हो, सदन में जो भी बातें हैं वो देश के माध्यम से रखी जाएं, क्योंकि मोदी सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। हम तो कमिटेड हैं, प्रतिबद्ध हैं स्टूडेंट वेलफेयर के लिए, और हम इस देश के बच्चों को जवाबदेही के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि विपक्ष अपने उत्तरदायित्व से भी मुंह मोड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि चर्चा का नोटिस 193 में ट्रेजरी बेंच के एमपीज ने दिया, विपक्ष ने कभी ये चर्चा नहीं मांगी। कल भी जब सदन में खड़े हुए नेता प्रतिपक्ष, कोई फॉर्मल नोटिस उन्होंने नहीं दिया, बस मुंह जबानी एक आग्रह कर दिया, एक स्लिप पे एक लाइन, एक सेंटेंस लिख के दे दी। संसद नियमों से चलता है, संसद किसी की विम्स एंड फैंसीज से नहीं चलता। इसीलिए कल आप जानते हैं, क्योंकि सेंसिटिव एरिया है, वहां से राहुल जी से आग्रह कर उन्हें वहां से हट जाने के लिए बोला गया। उनके पास तो सदन का मीडियम है, सदन का माध्यम है, वहां पर आकर अपनी बात पूरे के पूरे देश के समक्ष रखने का। लेकिन क्या करें, ये विपक्ष की भूमिका नहीं निभाना चाहते, ये केवल उपद्रव करना चाहते हैं। एक और हैरान कर देने वाली बात, कल आप देख रहे हैं कि विपक्ष ही संगठित नहीं है। एक क्रेडिट की गेम, श्रेय लेने की एक ब्लेम गेम शुरू हो गई विपक्षी दलों में, मेरा आंदोलन वर्सेस तेरा आंदोलन। ये बात मुझे लगता है इसी बात का को परिलक्षित करता है कि कहीं ना कहीं ये आंदोलन और ये मूवमेंट स्टूडेंट्स के हितों की बात नहीं कर रहा, ये तो केवल राजनीतिक अवसरवाद यानी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म का एग्जाम्पल है। मैं आप सभी के माध्यम से इस देश के बच्चों को, स्टूडेंट कम्युनिटी को ये कहना चाहूंगी, आप बहुत समझदार हैं, सत्य आपसे छुपा नहीं रहेगा। मैं आपके माध्यम से इस देश के बच्चों को, स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगी और आह्वान करना चाहूंगी, मेरे देश का युवा अराजकता का औजार नहीं है, मेरे देश का युवा भारत का राष्ट्र निर्माता है। धन्यवाद। कोई भी प्रकार के यदि प्रश्न हो तो मैं लेने के लिए तैयार हूं। आपने जो बात कही है उसमें लगातार अभिजीत ये कह रहे हैं कि हमें जानबूझकर बंधन बनाया गया था जेपी नड्डा जी के आवाज पर, क्योंकि तितर करने के लिए प्लानिंग करने की बात को लेकर। दूसरा एक महत्वपूर्ण ये है कि आप कह रहे हैं कि उनके तरफ से प्रस्ताव आया था बातचीत में, लगातार बीजेपी ये कह रही थी प्रस्ताव सरकार की तरफ से आया था, तब हम मिलने गए। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि ये जो झूठ वो फैला रहे हैं कि नड्डा जी के घर पर उनको हॉस्टेज रखा गया, आप भी जानते हैं कि ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल यानी गैर जिम्मेदाराना और बहुत ही इमेच्योर स्टेटमेंट है। ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। लोकतंत्र में आपको लगता है कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव किसी को हॉस्टेज रखेंगे? देखिए, ये कुछ नहीं है, सोशल मीडिया पे ट्रैक्शन के लिए एक भ्रम फैलाया जा रहा है। मैं पुनः आपसे कह रही हूं, बिना किसी रिटर्न ज्ञापन के ये मिलने चले आए। 10:30 बजे जब इन्होंने मांग रखी, 11:15 बजे का इन्हें समय दे दिया गया। सरकार तुरंत इनसे संवाद करने के लिए तैयार हो गई। यहां तक कि आप देख रहे हैं कि नड्डा जी तो अस्पताल जाकर, जितने भी वहां पर लोग भर्ती हैं, स्वयं वांगचुक जी का भी हालचाल पूछकर आए हैं। और नड्डा जी इस देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। जी सॉरी जी, नेता विपक्ष है राहुल गांधी और संसद के सदस्य भी हैं जी, चल रहा है तो वो घेराव करने जाते हैं, तो क्या ये आपको लगता है कि एक श्रेय लेने की जो आपने वोट दी है वो बात है, या फिर वो नेता विपक्ष की जिम्मेदारी से बच रहे हैं, जिसकी अब चर्चा नहीं हो रही? तो सबसे पहले मैं आपके प्रश्न का जवाब दे देती हूं। 193 के तहत
ट्रेजरी बेंच यानी सरकारी पक्ष के ही एमपीज ने नीट के एग्जाम पे चर्चा मांग ली है और मैं भी उस नोटिस की सिग्नेटरी हूं। मैं आपको बता देती हूं, विपक्ष यदि चाहता तो चर्चा मांग सकता था, लेकिन विपक्ष अपने उत्तरदायित्व से भाग रहा है। वो केवल और केवल उपद्रव करना चाहता है, लेकिन ये देश संविधान से चलता है, शोर शराबे से नहीं चलता। और आज जो माननीय मंत्री किरण रिजिजू ने सदन के पटल पर आवाहन करा है विपक्षी दलों का, मैं आपके माध्यम से पुनः उनसे करबद्ध प्रार्थना करती हूं, राजनीतिकरण मत करिए, पॉलिटिसाइजेशन मत करिए। आइए सदन पर एक फ्री एंड फ्रैंक चर्चा करते हैं, जहां इस देश के स्टूडेंट्स के हित की बात करते हैं। आपका जो प्रश्न था, देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी पॉलिटिक्स के वेटरन हैं। वे स्वयं प्रधानमंत्री आवास में रह चुके हैं, उनका पूरा बचपन प्रधानमंत्री आवास में गया है। वो जानते हैं कि ये हाई सिक्योरिटी टारगेट, एक हाई सिक्योरिटी एरिया है, प्रदर्शन का ये स्थान नहीं है। और जैसा मैंने कहा, सारे के सारे संवैधानिक टूल्स, सारे के सारे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो पार्लियामेंट के हैं वो उनके पास हैं। अभी तो सदन चल रहा है, चर्चा क्यों नहीं मांगी? उन्होंने तो केवल एक बहानेबाजी करी उपद्रव करने का, और वो जो घेराव करने के लिए बैठे हैं, ये कुछ नहीं है, सोशल मीडिया पे ट्रैक्शन की एक मुहिम है। लेकिन आपके माध्यम से मैं देश के नेता प्रतिपक्ष से भी ये आग्रह करना चाहूंगी, राजनीतिकरण ना करके स्टूडेंट्स के हित को सर्वोपरि रखिए। आइए सदन में चर्चा करते हैं। आप खुले मन से जो जो बोलना चाहते हैं वो बोलिए, सरकार से सवाल पूछिए, सरकार तो अपनी जवाबदेही के लिए तैयार है। आप अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं? ओके, थैंक यू। धन्यवाद।